हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। यदि तुम जेई और नीट जैसे एग्ज़ाम को फेस कर रहे हो, यदि तुम जेई और नीट जैसे एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो और अपने आप को एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में देखना चाह रहे हो आज से 2 साल बाद, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना। आज जो जेई और नीट का सीक्रेट है ना, उसको क्रैक करने का सब राज आज मैं खोल के बता दूंगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना, टाइम टेबल, बुक्स और मिस्टेक्स, इन दोनों को छोड़ो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करा है। तो मैंने जो मिस्टेक्स मैंने करा है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप भी दोहराओगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, इवन ए सिंगल पार्ट ऑफ दिस वीडियो प्लीज़, यदि आप थोड़ा सा भी सीरियस हो तो वैसे मैं ये सब कहने वाला कौन हूँ? तो भाई मैं बता देता हूँ कि मैं कोई एक स्पेशल आदमी नहीं हूँ। मैं भी तुम्हारे तरह एक साधारण सा लड़का हूँ। बस ये डिफरेंस है कि मैं आज तुम जिस एग्ज़ाम को फेस कर रहे हो ना, जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, मैंने उस एग्ज़ाम को आज से 2-3 साल पहले ट्राई करा था। ध्यान से सुनना, मैंने ट्राई करा था और मैंने गलतियाँ की थी जिसके कारण आज मैं एक अच्छे कॉलेजेस में नहीं हूँ। तो प्लीज़ डोंट स्किप इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, दिस इज निरंजन। फालतू की समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग आते हैं काम की बात पे। टॉपिक पे आने से पहले ये जानना जरूरी है कि हे एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी गुड नाइट। कैसे हैं आप लोग? मज़े में? एकदम बढ़िया। इसी तरह आप पढ़ाई करते रहिए। और जो हमारे क्लास 11th, क्लास 10th से क्लास 11th मूविंग स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं एक कुछ गाइडलाइन लेकर आया हूँ। आइए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है कि टाइम टेबल। भैया आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए अगर आप एक जेई और नीट जैसे एग्जाम को फेस कर रहे हो? तो सबसे पहले बात करें ऑफलाइन और ऑनलाइन। अभी का जो नॉर्म्स चलता आ रहा है वो दोनों मोड में क्लासेस चल रही है। एक तो ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। तो भैया ऑफलाइन और ऑनलाइन में बेस्ट कौन सा है? तो मैं बता देता हूँ, ये डिपेंड करता है यदि तुम सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, यदि तुम हाईली डिसिप्लिन्ड हो, अपने आप को कंट्रोल करके रखते हो, अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो हमेशा, तो आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट होगा। और यदि आप में इस तरीके का डेडिकेशन लेवल नहीं है, हाई डेडिकेशन लेवल नहीं है, अपने आप को हाईली डिसिप्लिन्ड नहीं समझते हो, तो आप ऑफलाइन कोचिंग जाओ, सही होगा आपके लिए। ऑफलाइन सही होगा। ओके, तो ये क्लियर है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। जो अफोर्ड कर पाते हैं जैसा वो ऐसा करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टाइम टेबल में। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला स्कूलिंग में आपके लगभग 6 to 8 आवर्स, टोटल आपके पास 24 आवर्स हैं। कितने हैं? 24 आवर्स, जिसमें 6 to 8 आवर्स आपको स्कूलिंग करना होता है। 6 to 8 आवर्स यदि आप एक कोचिंग में हो तो कोचिंग में जाना पड़ता है। 6 to 8 आवर्स आपको स्लीपिंग करना है। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज लाइक फिजिकल वर्क हो गया और भी कई सारे एंटरटेनमेंट टाइप का जो भी चीज़ें आती है, मैंने स्लीपिंग में डाल दिया है। तो टोटल 24 आवर्स हैं और 6 to 8 आवर्स इसमें चलेगी स्कूलिंग में, 6 to 8 आवर्स चलेंगे कोचिंग में और 6 to 8 आवर्स चलेंगे आपकी स्लीपिंग और अदर एक्टिविटीज में। ओके, तो ये सेल्फ स्टडी का तो टाइम ही नहीं बचा भैया आपके पास, तो क्या करें?
तो भाई सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं कर रहे हो तो समझ लेना आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो सेल्फ स्टडी का तो टाइम ही नहीं निकल रहा भैया, मैं क्या करूं? तो बताता हूं। यदि आप स्कूलिंग कर रहे हो, अभी तक तो आप इतना मैच्योर हो चुके हो कि आपको आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं। यदि आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है देन यू कैन कंटिन्यू। अगर आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप इस वाले टाइम को इसमें दो, सेल्फ स्टडी में दो, इसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे जेई और इसके रिजल्ट पे, नीट के रिजल्ट पे। ओके, तो ये चीजें क्लियर हो गई। टाइम टेबल की बात है। वैसे मैं टाइम टेबल का डिटेल वीडियो बना के लेकर आऊंगा इस चैनल पे, अभी जो है शॉर्ट में है। ठीक है, टाइम टेबल समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं अपन बुक्स की। किसकी? बुक्स की बात करो। बुक्स कौन सा सॉल्व करे भैया? देख मेरे भाई, यदि तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से इन्वॉल्व हो तो उन्होंने वो क्या करते हैं, हर एक चैप्टर का क्या करता है, एक मॉड्यूल बनाता है। क्या बनाता है? मॉड्यूल, जिसको आप सीट भी बोलते हो, है ना। और इस मॉड्यूल में हर एक चैप्टर, जैसे मान लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के मॉड्यूल हैं। तो वैसे तो ये एक चैप्टर है, लेकिन कोचिंग वालों ने क्या करके रखा है, इसका एक मॉड्यूल बना के रखा है। इसमें हर एक मॉड्यूल में आपको मिल जाएंगे 500 to 600 सवाल। एंड दिस इज एनफ, मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक आइदर जेई और नीट। इतने सवाल यदि आप एक चैप्टर्स के विद कॉन्सेप्ट कर लेते हो तो आपको किसी बुक को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यदि आप फिर भी चाहते हो कि मैं मॉड्यूल करके कुछ अलग बुक, कुछ और भी एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करूं, तो मैं फिजिक्स के लिए रिकमेंड करूंगा बीएम शर्मा। आप सॉल्व कर सकते हो संगेज की, और बीएम शर्मा के साथ साथ आप सॉल्व कर सकते हो एचसी वर्मा को। ठीक है, ये दो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यदि आप सॉल्व कर रहे हो। लेकिन सबसे पहला काम क्या होता है, आपको मॉड्यूल पहले आप कवर कर लोगे। मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद, मॉड्यूल निपटाने के बाद यदि तुम्हारे पास समय बचता है तो इस पे दिमाग लगाओगे, अदरवाइज नो। ये ही आपका एनफ है, मोर देन एनफ है। ये क्या आपके लिए मोर देन एनफ है। इतना तो कर लो भाई, इतना ही नहीं होता है लोगों से। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला प्रायोरिटी आपको देना है किसको? अपने मॉड्यूल का। जिस भी आप कोचिंग में हो उस कोचिंग के मॉड्यूल को सबसे पहला प्रायोरिटी देना है। वो लोग इस तरीके से डिजाइन करके रखते हैं ना, आप वो मॉड्यूल कर लोगे ना, आपके उस मॉड्यूल में एचसीवी के बहुत सारे सवाल मिलेंगे, सिंगेज के बहुत सारे सवाल मिलेंगे, तो आपको अलग बुक करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। यदि आप और भी एक्स्ट्रा ज्ञान करना चाहते हो तो फिर आप इसके लिए जा सकते हो। ओके, तो ये तो हो गई टाइम टेबल और ये बुक्स, कौन सा बुक रेफर करें। अब जो मेजर मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, और जो मैंने भी करा है खुद, उसकी बात करते हैं। बच्चे जो क्लास 10th में रहते हैं ना, तो उससे एक अकड़ हो जाती है। क्लास 10th में उन्होंने स्कोर करके रखा है 95, 97, 98, 10 CGPA, इस तरीके से स्कोर करके रखा है। तो वो इस घमंड में आ जाते हैं कि मुझे क्या दिक्कत होगा वहां पे जाके। तो इस घमंड में आ जाते हैं कि मुझे क्या दिक्कत होगा वहां पे जाके। मैं जो बोल रहा हूं ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, ये वेरी प्रैक्टिकल है। आप फिर से 2 साल के बाद इस वीडियो पे आके कमेंट करना कि भैया तुमने सही बोला था कि गलत बोला था। ओके, तो बच्चे 95, 98% स्कोर करके जाते हैं, जिसके कारण उसे थोड़ा अकड़ हो जाती है थोड़ी, कि
मैं तो सारे मतलब समझते हैं ना, वो अपने हर एक कोचिंग का, हर एक अपने अपने स्कूल का टॉपर्स रहता है, तो उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो सोच के रखते हैं कि मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक दिन मैं क्लास मिस ही कर दूं तो मेरा तो हो गया, मैं तो कवर कर लूँगा। तो भाई मैं बता दूं, यदि क्लास 11th का एक चैप्टर की बात करूं मैं, रोटेशनल मोशन का ना, एक ही चैप्टर की बात कर रहा हूं, सिंगल एक चैप्टर रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूं, वो जितना बड़ा है ना, तुम्हारे पूरे साइंस, क्लास 10th की साइंस उतनी बड़ी नहीं है। तो क्लास 11th का सिलेबस को तुम हल्के में नहीं ले सकते। उसमें भी यदि आप जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो कोई बात नहीं है। जेई और नीट जैसे एग्जाम को फेस कर रहे हो, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते, नहीं तो वो तुम्हें हल्के में ले लेगा। ओके, तो भाई अकड़ में मत रहना कि मेरा क्या होगा, तुम्हारे वहां धज्जियां उड़ने वाली है, धज्जियां। मैं डरा नहीं रहा हूं, सच बोल रहा हूं, जो फैक्ट है मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है भाई। तुम्हारे धज्जियां उड़ने वाली है, तुम्हारा 98% भी आ गया ना 10th में, तुम बड़ा कुछ नहीं कर दिए हो। तुम्हारी वहां फटने वाली है, ओवरऑल बोलूं तो फटने वाली है। हाँ सच बोल रहा हूं, बातें थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन जो फैक्ट है, जो प्रैक्टिकल बातें हैं, मैं वही कर रहा हूं। ओके, तो बताऊं, जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए कितने बच्चे अपियर होते हैं? टोटल 10 लाख बच्चे अपियर होते हैं। 10 लाख, हाँ सही सुन रहे हो, 10 लाख। और सिलेक्शन कितने बच्चों का होता है? 10,000 का। देख रहे हो परसेंटेज, देख रहे हो परसेंटेज, 1% से भी कम है। तो इस एग्जाम को फोड़ने के लिए, जरूरत क्या है? जरूरत होता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करके रखोगे, जिस भी कोचिंग में आप हो उसके अनुसार चलोगे। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ये, आप अकड़ में मत रहना कि मैंने क्लास 10th में इतना स्कोर करके रखा है तो मेरे क्लास 11th में, 12th में, जेई और नीट में भी उतने ही बन जाएंगे। तुम्हारे 40% लाने में जो है ना फट जाएगी, तुम्हारी हाथ में आ जाएगी तुम्हारी फट के 40% स्कोर करने में। ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल है मैं वो बता रहा हूँ। ओके, आते हैं अब, यहाँ तक की बातें क्लियर हुई कि आप घमंड में मत रहना भाई। ओके, अगला बात है, इंपॉर्टेंट है ये, नोट्स मेकिंग का। मैं आपको बता दूं कि नोट्स जो आप बनाओगे ना, चाहे आप ऑफलाइन में हो या फिर ऑनलाइन में हो, नोट्स आप प्रॉपर बनाना, जैसे आप स्कूलिंग में बना रहे थे ना अभी, जिस तरीके से क्लास 10th, क्लास 8 में प्रॉपर गुड राइटिंग में, अच्छे हैंड राइटिंग में बना रहे थे ना, डिफरेंट पेन यूज कर रहे थे ना, सेम काम करना वहाँ पर भी। क्यों? मैं आपको बताता हूँ अपना नोट्स। मैंने क्लास 11th में ऐसा नोट्स, मैं क्लास 11th में इस तरीके का नोट्स बनाता था, देख सकते हो। ओके, अब इस नोट्स को 1-2 सप्ताह के बाद किसी को पढ़ने का मन करेगा नहीं करेगा मन। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि नोट्स मेकिंग फर्स्ट डे ऑफ क्लास, जिस दिन तुम्हारी क्लास स्टार्ट होगी उस दिन से तुम क्या करोगे, एक अच्छा नोट्स बनाओगे, डिफरेंट पेन यूज करोगे, डिफरेंट निमोनिक्स यूज करोगे। जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, टीचर बोल रहा है कि ये लिख लो, तो कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि टीचर सर बोल देते हैं और उसे लिखवाते नहीं है, तो उसे आप क्या करोगे, अपने राइटिंग, अपने मन से, डिफरेंट पेन से, हिंदी में हो, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट फील कर रहे हो उसमें लिख लो और उसको हाईलाइट कर दो कि सर ने ये बोला था। फिर आप अगले बार जब रिवाइज करोगे ना तो वो चीज़ें तुम्हें याद रहेगा। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ठीक है, तो नोट्स मेकिंग, और मैं बताता हूँ फिर से, मैंने किसी तरीके से मैंने खुद को कैसे मैनेज किया क्लास 12th में, वो मैं बता रहा हूँ। देखो, अब आप देख सकते हो मेरे क्लास 12th का नोट्स, मॉडर्न फिजिक्स का नोट्स है ये, देख सकते हो। इसमें मैंने हर एक चीज़ों को प्रॉपर वे में लिखा है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, फोटोन बराबर एनर्जी का एक पैकेट, इस तरीके से सर ने बोला था, लेकिन लिखने के लिए नहीं बोला था, बताया था क्लास में, एक्सप्लेन करा था, तो मैंने खुद से लिखा। मॉडर्न फिजिक्स का है ये, वर्क फंक्शन देख सकते हो कितना अच्छा से प्रॉपर वे में है, हाईलाइटेड है ये, है ना। इस तरीके से आप क्या करोगे, नोट्स बनाओगे,
क्या करोगे, इस तरीके से आप नोट्स बनाओगे। ठीक है, तो नोट्स मेकिंग कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ। क्या करोगे, जिस तरीके से आप क्लास 8, 9, 10 में नोट्स बनाते थे, सर से मार्क्स लेने हैं, असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट के तौर पे काम करते थे, उस तरीके से वहाँ भी करोगे, ताकि आप 2 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद फिर से उसको उसी जोश के साथ रिवाइज कर पाओ जिस जोश के साथ पहली बार तुम रिवाइज कर रहे होते हो क्लास ओवर होने के बाद। नोट्स मेकिंग क्लियर हुआ। वैसे मैं नोट्स मेकिंग नोट्स कैसे बनाना है उसका डिटेल वीडियो लेके आ रहा हूँ इसी चैनल पे। ओके, अगला इंपॉर्टेंट है डाउट आस्किंग। ये डाउट आस्किंग, सच बताऊं तो क्लास में एक क्लास की स्ट्रेंथ होती है लगभग 150, 200, मतलब 100 से तो प्लस ही रहेगी जो भी क्लास हो वहाँ के। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे डाउट्स नहीं पूछते हैं, और जो बच्चे डाउट्स नहीं पूछेंगे ना उसका कुछ नहीं होने वाला। अरे तुमने पैसा दिया है ना, तुम्हें हक है पूछने का, डाउट हक है तुम्हें, और तुम अगर डाउट पूछ के सोच रहे हो कि मेरी बेइज्जती हो रही है, तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही है। तुम्हारे जैसे और भी कई सारे एंटरप्रेन्योर हैं जिसका और उसे भी डाउट है, लेकिन वो शर्म से नहीं पूछ रहा है। तो तुम अगर डाउट पूछ रहे हो तो तुम 2 काम कर रहे हो। पहला काम तो तुम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। दूसरा काम क्या, तुम आसपास के लोग और भी उस पार्टिकुलर टॉपिक में जिसमें तुमको डाउट है उसमें और भी 20-25 बच्चे के डाउट्स रहते हैं, तो उसका भी तुम भलाई कर रहे हो जो कि शर्म से नहीं पूछना चाहते हैं। तो डाउट आस्किंग, हर एक जहां भी तुमको समझ में नहीं आए तुम हैंड रेज करोगे, मुझे ये समझ में नहीं आया, तुम्हें हक है पूछने का डाउट, तुमने पैसा दिया है, भर भर के पैसा दिया है, तो तुम डाउट पूछ सकते हो। ओके, तो डाउट आस्किंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्रैक जेईई और नीट। अगर आप पर डे डाउट पूछने के स्टार्टिंग से अगर आपने हैबिट बना लिया ना, पहले लगभग फर्स्ट वीक तक, 1 सप्ताह तक तुम्हें थोड़े अजीब टाइप के लगेंगे, लेकिन उसके बाद तुम इतने हो जाओगे ढीठ हो जाओगे इतने कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में। और ये फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए ना, क्यों पड़ेगा भाई, तुमने पैसा लगाया है, तुम्हारा हक है डाउट पूछने का। ओके, तो डाउट आस्किंग की कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। ओके, अब आते हैं ये रिवीजन पे। वैसे यदि मैं बात करूं तो क्लासेस जो जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट वीक के पहला दिन में फिजिक्स की क्लासेस है, आज केमिस्ट्री की क्लासेस है और मैथ्स की क्लासेस है ना। तो ये फिर से जो है फिजिक्स की क्लासेस जो है ना लगभग 2 दिन के बाद ही आएगी, 2 दिन के बाद आएगी फिर से। ये यहाँ पे केमिस्ट्री और यहाँ पे फिजिक्स रहेगी, इस तरीके से मैथ्स रहेगी यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 दिन के बाद ही आएगी। ये मतलब जैसे मान लेते हैं आज डे 3 अप्रैल, 3 अप्रैल को एक क्लास हुआ फिजिक्स का, तो 4 अप्रैल को इमिडिएटली आपकी क्लासेस नहीं होगी, यही हो जाएगी क्लासेस आपकी 5 अप्रैल को। तो आपके पास ऑलमोस्ट 48 आवर्स रहते हैं, 48 घंटे रहते हैं तुम्हारे पास उस पार्टिकुलर लेक्चर का नोट्स रिवाइज करने के लिए और उस पार्टिकुलर लेक्चर का मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो रिवाइज नेक्स्ट क्लास से पहले जो है ना कम से कम तुम उस चैप्टर के उस लेक्चर के 3 बार कम से कम रिवाइज कर रहे होगे, अब अगले क्लास में जाओगे। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बता देता हूँ रिवाइज 3 बार कैसे करें। जैसे मान लेते हैं आज आपकी क्लासेस हुई 3 अप्रैल को, ठीक है, 3 अप्रैल को क्लासेस हुई, आए खाना वाना खा के बैठे, तो क्या पढ़ाया मास्टर ने, एक बार नोट्स उलाटा, नोट्स उलाट के देखा कि हाँ सर ने क्या क्या पढ़ाया है, कहाँ कहाँ मेरा डाउट है, उसको क्लियर किया, रिवाइज करा एक बार प्रॉपर वे में। तो पहली बार जब तुम रिवाइज करोगे ना नोट्स को, तो अगर तुम्हारे 1.5 घंटे की क्लासेस है ना, तो तुम्हें हो सकता है 1.5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है रिवाइज करने में। और इसको रिवाइज कैसे करोगे, क्लास खत्म होने के जस्ट बाद
आओगे उसी दिन, जस्ट उसी दिन आओगे तो पहले एक बार ऊपर ऊपर से देख लोगे। जैसे मान लेते हैं कि आपको पढ़ाया गया है क्लास 11th में रेक्टिलिनियर मोशन। क्या पढ़ाया गया है? रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ाया गया है, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या क्या टॉपिक हो जाएंगे? डिस्टेंस होगा टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट होगा, स्पीड होगा, वेलोसिटी होगी, और भी इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक बार क्या करोगे तुम, क्विक रिवीजन करोगे, क्या सब टॉपिक है, क्या सब टॉपिक्स है, उसको एक बार रिवाइज कर लोगे। उसके बाद एक बार देख लोगे, पूरा प्लाट के देख लिया। उसके बाद क्या करोगे, एक पेन उठाओगे, जितना भी सवाल तुम्हें कराया गया है, एक बार बिना कॉपी देखे, बिना नोट्स देखे, एक बार उसको खुद से बनाने का प्रयास करोगे। जहां पे तुम अटकोगे उसके बाद वहां पे एक बार प्लाट के देख लोगे। इस तरीके से तुम करोगे ना काम, तुम्हारे हर डाउट क्लियर रहेंगे और हर मॉड्यूल तुम्हारा क्लियर रहेगा। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, दूसरे बार जब तुम रिवाइज कर रहे होगे तो इसी को रिवाइज करने में अब तुम्हें केवल और केवल 30 मिनट लगेंगे। अगर तुम प्रॉपर पहला बार रिवीजन कर लिया है तो दूसरा बार रिवाइज करने में यही आपको कितना लगेगा, 30 मिनट केवल, ठीक है। तो 2 बार रिवाइज हो गया। अब तीसरा बार रिवाइज कब करना है? जैसे मान लेते हैं 5 अप्रैल को आपका क्लास था, तो क्लास से पहले ब्रेक होती है ना, उस ब्रेक में तुम फटाफट 10 मिनट रिवाइज कर लोगे। 10 मिनट रिवाइज कर लोगे, क्लास स्टार्ट होने से पहले क्या क्या पढ़ाया गया था और अगला टॉपिक क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से रिवाइज करना है, ओके। अब आती है बारी होमवर्क की। एक पॉइंट आज गांठ बांध लो और लिख लो, लिख के चिपका लो अपने स्टडी टेबल के सामने। क्या कि बिना होमवर्क कंप्लीट किए क्लासेस नहीं जानी है, और एक भी दिन क्लास नहीं छोड़नी है। फिर से सुन लो, बिना होमवर्क किए क्लासेस नहीं जानी है और एक भी सिंगल डे भी क्लास नहीं छोड़नी है। कहने का मतलब क्या हुआ भैया? कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्लास तभी जाओगे जब तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट रहेगा 100%, और क्लास छोड़ोगे भी नहीं। ओवरऑल देखा जाए इसको, अगर डिटेल में एनालिसिस किया जाए ना, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि तुम्हारा डेली का काम डेली होना चाहिए, बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। तुम 100% प्रयास करोगे कि तुम्हारे बैकलॉग नहीं हो, डेली का काम डेली हो। ये इंपॉर्टेंट की होता है जिसे मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अच्छे से इसको गौर से सुन लो और इसे याद रखना, ठीक है। होमवर्क कैसे करना है, इस तरीके से, ठीक है। पहले अपना प्रॉपर नोट्स रिवाइज करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मिले हैं, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, उसको फिर से ट्राई करोगे, ठीक है। अगला आता है पेपर एनालिसिस। पेपर यानी कि टेस्ट पेपर की बात करूंगा मैं। नॉर्मली हर एक कोचिंग का ये रहता है टाइम फ्रीक्वेंसी की, वो हर एक 21 या 22 दिन के बाद, 21 या 22 डेज के बाद क्या लेते हैं, वो एग्जाम लेते हैं। और ध्यान देना कि एग्जाम खत्म होने के जस्ट बाद, जिस दिन एग्जाम खत्म हुए आए थोड़ा सा एंटरटेन किए, जिस दिन एग्जाम है उस दिन थोड़ा रिलैक्स रहना, ठीक है। उस दिन कुछ एक्स्ट्रा काम करने नहीं है आपको। आप क्या करोगे, पेपर दे के आए, जैसे मान लेते हैं आपको एडवांस पैटर्न का पेपर है, तो 6 घंटे की पेपर होगी उस दिन। अगर आपको जेईई मेंस पैटर्न का पेपर है तो 3 घंटे की पेपर होगी उस दिन। अगर आप नेट पैटर्न का पेपर है, नेट का पेपर है, तो उसमें भी ऑलमोस्ट 3 घंटे की पेपर होगी। तो पेपर देने के सेम डे आप क्या करोगे, देखोगे कि मैंने किस किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया। मैं 2 चीज बोला हूं, किस किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाया और किस किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो किया लेकिन गलत हो गया। अटेम्प्ट तो किया
लेकिन सिली मिस्टेक हो गया, वो सिली मिस्टेक में चला गया, ठीक है, वो रॉन्ग हो गए, ठीक है, वो गलत हो गए। ये गलत दो तरीके से होते हैं। एक तो कैलकुलेशन मिस्टेक, दूसरा कि आपने अटेम्प्ट नहीं किया। अटेम्प्ट नहीं करने का कारण क्या है? आप किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट तभी कर पाओगे जब तुम्हारे नोट्स, वो वाला टॉपिक तुम्हारे नोट्स में क्लियर होंगे, मॉड्यूल में क्लियर होंगे, तभी 100% क्लियर होंगे, तभी अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरी बात आती है, अगर अटेम्प्ट किया, गलत हो गया, वो नेगेटिव चले गए, तो इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स। ये तुमको छोड़कर कोई नहीं सुधार सकता है, ये खुद तुम ही सुधारोगे कि सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक को कैसे कम करना है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो पेपर एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एक एग्जाम के बाद, ठीक है। यहीं से तो तुम सीखते हो कि मैंने क्या सीखा, यहीं से तो तुम्हारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, ओके। तो ओवरऑल यदि कहा जाए तो जितने भी डाउट्स रहते हैं क्लास 10 to 11 मूविंग बच्चों का, मैंने शायद सारा क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगर आप इस सीक्वेंस, मैंने जो बताया, इस सीक्वेंस में काम करोगे तो आपके रास्ते एकदम डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। और मैं विश भी करता हूँ ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।